बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। जल्दी से हम पॉलीसेकेराइड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो आपके पास 3 से 20 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, इनके दरमियान भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखनी है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनके। ठीक है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और ये लेस स्वीट इन टेस्ट या टेस्टलेस आप कह सकते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स। दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं होमोपोलीसेकेराइड्स और एक होते हैं हेट्रो। होमो आपने याद रखें जिसमें सेम मोनोसेकेराइड यूनिट की जो आपके सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने। ठीक है, इसको आप जो है वो सेम मोनोसेकेराइड, इसको आप होमो कहते हैं। और जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड के मिलने से बने इसको आप हेट्रो कहते हैं। जैसे आपके पास होमो में आ जाता है फ्रुक्टोसान। फ्रुक्टोसान से क्या मुराद है कि फ्रुक्टोज की रिपीटिंग यूनिट्स। ग्लूकोसान, ग्लूकोज के सेम रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, अब आ जाते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। हेट्रोपोलीसेकेराइड्स जो है आपके पास गैग्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं होमोपोलीसेकेराइड्स की। सबसे पहले होमोपोलीसेकेराइड्स में आपके पास सबसे पहले आता है स्टार्च। स्टार्च को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्च में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है। ये स्टार्च जो है वो डाइटरी सोर्स होता है हायर एनिमल्स का, डाइटरी सोर्स। उसके अलावा आपने याद रखना है इसके बारे में कि ये जो है वो किन से मिलकर बना होता है, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए मिलकर बना होता है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज की मिलने से बनता है। उसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन आपने याद रखनी है कि जो अमाइलोज है वो 15 से 20 तक होती है, मतलब ये थोड़ी अमाउंट में होती है अमाइलोज, 15 से 20%। और जो आपकी अमाइलोपेक्टिन है ये 80 से 85% तक होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखनी है कि जो आपके पास अमाइलोज है उसमें 1,4 लिंकेज होते हैं, और इसमें जो है वो 1,4 भी होता है और 1,6 भी होता है, और ये ग्लाइकोजन को रिजेंबल करती है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे तो आपको और कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं जी स्टार्च। स्टार्च जो है वो अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए जो है वो टूटता है। अमाइलेज एंजाइम होता है जो इसको स्टार्च को ब्रेक करता है। ठीक हो गया, और ये ज़्यादातर एक्ट कौन से उस पर करता है, 1,4 लिंकेज पर एक्ट करता है। ओके, अब हम देखिए डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन आपने याद रखनी है कि ये, एक मिनट रुके, हम डेक्स्ट्रिन को अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डेक्स्ट्रिन को। डेक्स्ट्रिन आपने याद रखने के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होती है स्टार्च की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। कैसे है कि जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज होता है। सबसे पहले स्टार्च ने किसमें ब्रेक होना होता है, आपके पास ब्रेक होना है माल्टोज में। माल्टोज में आगे जो है वो डेक्स्ट्रिन में, और सॉरी पहले इसने जो है वो डेक्सट्रोज में ब्रेक होना है। ठीक है, डेक्सट्रोज में ब्रेक होना है, और उसके बाद उसने जो माल्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक। ठीक हो गया, ये आपने डेक्स्ट्रिन का स्ट्रक्चर। अब ये जो डिफरेंट डेक्स्ट्रिन बनेंगे ना, डेक्स्ट्रिन, ये आपने याद रखने कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बनते हैं, ये डिफ्रेंशिएट आप करते हैं आयोडीन कलर के ऊपर, अमाइलोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, ये वॉयलेट कलर का होता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन। उसके अलावा आपने याद रखना है एक्रोडेक्स्ट्रिन। एक्रोडेक्स्ट्रिन जो है वो नो कलर होता है, एरिथ्रो का था रेड कलर, इसका है नो कलर। अब आते हैं डेक्स्ट्रान की तरफ। डेक्स्ट्रान आपने याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रान फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ये आपने याद रखना है, ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, और इस ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पर एक्ट करते हैं। एक्सपेंडर
ट्रांसफ्यूजन वगैरह होती है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी वगैरह के अंदर। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनोलिन। इनोलिन आपने याद रखनी है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेक्स्ट्रॉन और इनोलिन के दरमियान डिफरेंस आ सकता है आपको। इनोलिन आपने याद रखनी पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, जबकि डेक्स्ट्रॉन के था पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज था, ठीक है। उसका लो मॉलिक्यूलर वेट है और ये जो है वो बॉडी सिंथेसाइज, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो याद रखिएगा कि किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए GFR मतलब GFR को ये मैयर करता है, मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये मैयर करता है। बस आपके लेवल पे इतने ही याद रखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है ये उसको मैयर करता है, ठीक है, ताकि जो है वो किडनी के फंक्शन को असेस कर सके, किडनी फंक्शन। ओके, अब हम आते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन आपने याद रखनी कि एनिमल स्टार्च कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनिमल स्टार्च कहते हैं। इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो रिजेंबल करता है, आपको बताऊँ जी, ये माइलोपेक्टिन के साथ रिजेंबल करता है। 1,4 लिंकेज भी है और 1,6 लिंकेज भी इसमें होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हाई कंसनट्रेशन होती है लिवर ब्रेन वगैरह में, इसकी हाई कंसनट्रेशन होती है लिवर ब्रेन मसल्स के अंदर, ठीक है। ये आपके पास हो गया ग्लाइकोजन। आप रह गया जी सेलुलोज। सेलुलोज आपने याद रखना है कि ये इनडाइजेस्टिबल होता है प्लांट एनिमल्स के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास सेलुलेज एंजाइम वगैरह नहीं होता, ठीक है। और ये जो हर्बीवोर्स वगैरह होते हैं उनके पास होते हैं एंजाइम और उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल्यूलोज आपने याद रखने, जो हमने पहले भी कह दिया था, ये किसकी प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोलाइजिक प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना कि इसके दरमियान जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, स्टार्च में था अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज। उसके अलावा इसमें 1,4 लिंकेज है, विच इज़ सेम एज आपके जो स्टार्च था ना, इसमें 1,4 लिंकेज था, इसमें भी 1,4 लिंकेज है, और ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप सेलुलोज आपने याद रखनी डाइटरी फाइबर के तौर पर एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए जो है ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा। उसके अलावा इसने जो है वो बल्क ऑफ फीसिस वगैरह बनाने में हेल्प करना, ठीक है। उसके अलावा काइटिन वगैरह आपने याद रखनी, काइटिन का थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। काइटिन आपने याद रखना कि N-एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन, ठीक है, उसके यूनिट के मिलकर बना होता है 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, इसमें 1,4 लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है। उसके अलावा इसमें बीटा लिंकेज है, ठीक है, बीटा फॉर्म होती है N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, ये आपने याद रखना। ओके, ये एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बस आपने ये बात इसकी याद रखनी कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ये आपके होमोपोलिसैकेराइड कंप्लीट हो गए। अब हम हेट्रोपोलिसैकेराइड को देख लेते हैं। हेट्रोपोलिसैकेराइड में आपने म्यूकोपोलिसैकेराइड जिनको आप गैग्स कहते हैं वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। गैग्स ग्लूको अमाइनोग्लाइकेन्स कहते हैं आपको, ठीक है। अब आपने जो है वो इसके बारे में याद रखना है कि आप म्यूकोप्रोटीन्स वगैरह भी, म्यूकोपोलिसैकेराइड जो है ना वो अगर प्रोटीन्स के साथ मिल जाए तो ये म्यूकोप्रोटीन्स कहलाते हैं, म्यूकॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें 95% कार्बोहाइड्रेट और 5% प्रोटीन होती है, म्यूकॉइड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट आपके म्यूकोपोलिसैकेराइड्स को देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक बात बताऊँ चाहिए कि म्यूकोपोलिसैकेराइड होता क्या है। ये जो गैग्स हैं ये आपने याद रखना है, ये हेट्रोपोलिसैकेराइड्स हैं, ठीक है, पहली बात। और ये रेपिटेटिव यूनिट्स ऑफ अमाइनो शुगर्स और यूरानिक एसिड वगैरह के मिलने से बनते हैं। यूरानिक एसिड
प्लस अमाइनो शुगर। तो एक हो गई एसिडिक फॉर्म और एक हो गई अमाइनो फॉर्म। तो ये इन दोनों के मिलने से गैग्स बनते हैं। अब हम गैग्स की डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें अपने गैग्स को डिस्कस करते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की। टेबल आप याद कर लें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा गैग्स। ठीक है, ये टेबल सत्या में लिखा हुआ है। ठीक है, सत्या के चैप्टर पेज नंबर 25 पे पुरानी एडिशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स में है। ठीक है, आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। इनको याद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। अगर आप इनकी तरतीब याद रख लेना तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें 1 सल्फेट है। क्लोरीन सल्फेट में भी 1 सल्फेट है। हेपरीन के अंदर 2 सल्फेट है। सिर्फ हेपरीन ऐसा है जिसके अंदर 2 सल्फेट है, बाकी सब में एक सल्फेट है। ठीक है, और हेपरीन सल्फेट इसमें नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप हेपरीन सल्फेट को भी ऐड कर लें तो टोटल 6 टाइप्स हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड है, इसको आपने डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। अच्छा, एक बात याद रखिए, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर सल्फेट नहीं होता है, ये बताना भूल गया, सॉरी गलती हो गई। हाइलुरोनिक एसिड के अंदर जो है वो सल्फेट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जा सकता है आपसे। और हेपरीन का पूछा जा सकता है कि उसमें 2 सल्फेट हैं। ठीक है, और जो हेपरीन सल्फेट है उसके अंदर भी 1 सल्फेट होगा। ठीक है, अब आते हैं जी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, दोनों ग्लूकोज के हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है, उसके अंदर आपने याद रखना एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ग्लूकोजामाइन के बाद ग्लैक्टोजामाइन है। ठीक है, सल्फेट को आपको याद रखना पड़ेगा। हेपरीन में आपने याद रखना फिर ग्लूकोजामाइन है, पहले ग्लूकोजामाइन फिर ग्लैक्टोजामाइन फिर ग्लूकोजामाइन। और डर्माटिन सल्फेट का आपने याद रखना सिर्फ इसमें एल आइडोरोनिक एसिड है। ठीक है, एल आइडोरोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्लैक्टोजामाइन है, ग्लूकोजामाइन के बाद फिर ग्लैक्टोजामाइन है। और केराटिन सल्फेट के अंदर आपने याद रखना फिर ग्लूकोजामाइन है। और हेपरिन सल्फेट को आपने अलग रखना है, वो ग्लूकोजामाइन के मिलने से बनता है। जैसे यहाँ डी ग्लैक्टोज था केराटिन सल्फेट में, यहाँ डी ग्लूकोजा अमाइन है। ठीक है, और डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोजामाइन ग्लैक्टोजामाइन ग्लूकोजामाइन ग्लैक्टोजामाइन ग्लूकोजामाइन, और आखिरी वाला डिफरेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है कि कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल, ये सारी आपने इस तरह टेबल याद कर लेना अगर आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, केराटिन सल्फेट 2 किस्म का होता है, 1 होता है और 2 होता है। केराटिन सल्फेट में अब आपने याद रखना है कि जो 2 वाला है वो कार्टिलेज में है और कॉर्निया में जो है वो 1 वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो एडिशन करना है हेपरिन सल्फेट का, हेपरिन सल्फेट स्किन, किडनी, बेसमेंट में ब्रेन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फंक्शंस आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने सबके। लुब्रिकेंट, शॉक एब्जॉर्बर, वाउंड हीलिंग जो हाइलुरोनिक एसिड का, सेल माइग्रेशन का भी ऐड कर लें। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का आपने याद रखना कि शेप्स और टिश्यूज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है और CNS की वर्किंग को मेंटेन रखता है। हेपरिन का वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंटीकोगुलेंट के तौर पर एक्ट करता है और प्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। डर्माटिन सल्फेट को आपने याद रखना, ये शेप्स और टिश्यूज़ को मेंटेन करता है वाउंड हीलिंग वगैरह में और इन्फेक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। केराटिन सल्फेट ने जो है कॉर्निया की ट्रांसपेरेंट को रखना है कॉर्निया को। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो हेपरिन सल्फेट है, हेपरिन सल्फेट आपने याद रखना चार्ज सिलेक्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक हो गया, तो ये आपके जो है वो गैग्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं अपने ये अर्गर और पेक्टिन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। अर्गर आपने बस इतना अर्गर के बारे में याद रखना है, ये सर्व करते हैं डाइटरी फाइबर के तौर पर बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। ठीक है, और अर्गोज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पेक्टिन आपने याद रखना है, पेक्टिन जो है वो ग्लैक्टोरोनेट और रेमनोज के मिलने से बनता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है, ये भी डाइटरी फाइबर के तौर पर एक्ट करता है। दोनों एक्टिन और अर्गर और पेक्टिन जो है वो डाइटरी फाइबर के तौर पर एक्ट करती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और जो इनका लिंकेज है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है पेक्टिन के अंदर। ठीक है, अब ग्लाइकोप्रोटीन आपने याद रखनी है, जो ग्लूकोज और मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से बने, इनको हम म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन 4 से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके, ये आपका मोस्टली कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इसमें ब्रांच और अनब्रांच ओलिगोसैकेराइड चेन्स भी होती हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन्स, ब्रांच और अनब्रांच। ठीक है, और इनमें फुकोज भी होता है। फुकोज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, फुकोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और सियालिक एसिड जो है वो इनका कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ
इसकी एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लाइकोप्रोटीन में फॉर्म कैसे होते हैं। ओके, ये टेबल में देखें कि एसिटाइल हेक्सोज़ामाइन जो है ये जो हेक्सोजेज हैं ये मेनोज मतलब मेनोज और ग्लैक्टोज कौन कौन से होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन वगैरह होते हैं, ठीक है। पेंटोजेज आपने याद रखने, अरेबिनोज और जाइलोज होती हैं, ठीक है, जो फाउंड होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर। मिथाइल पेंटोज में फुकोज वगैरह प्रेजेंट होता है, मतलब मिथाइल पेंटोज अगर आप देखें तो फुकोज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सैलिक एसिड वगैरह जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह में प्रेजेंट हो, ये सारे जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी हार्पर का टेबल है, ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये हार्पर के टेबल में है, ठीक है। ओके, अब कुछ एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं कि एक तो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह की फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा रोल है, लेसिथिन की फॉर्मेशन में, कॉन्कावेलिन ए की फॉर्मेशन में और ग्लाइकोफोरिन वगैरह की फॉर्मेशन में इनका रोल है, ठीक है। अगर आप इनकी डिटेल वैसे ऐसे पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये हार्पर के टेबल में हार्पर की बुक में लिखी हुई है, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।